हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 10 है, इसमें जो बच्चों की प्रॉब्लम्स आई हैं उनको सोल्व करेंगे। तो जिस जिस तरह की प्रॉब्लम आई हैं मैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में सोल्व करूँगा। आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, यानी पहले वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कीजिए और जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले पढ़ के अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, उसके बाद उसको सोल्व करें। ऐसा नहीं है क्वेश्चन पढ़ा और सोल्व करने लग गए तो गलतियां होने के चांसेस हैं। पहले उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन की वो कहना क्या चाह रहा है, यानी क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद आंसर आप दीजिए। देखिए, उन्हीं में से एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो पेपर में बहुत बार आया है। इस तरह से मेरे पास दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये एक बन गया प्लेन, हाँ, एक्स वाई प्लेन। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है और ये कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इट्स डायरेक्शन इज एज shown in figure. What is the direction of magnetic field which is shown by dot? इन डॉट से जो मैग्नेटिक फील्ड शो किया गया है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये डॉट जो होते हैं अंदर वाले, इनसे हमें ये जो डॉट लगे हुए हैं ये क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये प्लेन ऑफ पेपर है या प्लेन ऑफ बोर्ड है, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी ये डायरेक्शन है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। इसके अंदर एक मेटालिक रोड है इस तरह से और वो मूव कर रही है इधर v वेलोसिटी से। तो इसके दो आपके पास एंड्स हैं, एक तो b और एक a, है ना। तो ये पूछ रहा है कि अगर ये रोड जो है कंडक्टिंग रोड है और ये इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो क्या इसके एंड्स के ऊपर चार्ज अक्यूमुलेट होगा, यानी इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो जो एंड्स हैं उनकी पोलैरिटी बताइए, यानी ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, या बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। समझ गए होगे क्वेश्चन में? एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। वैसे आपकी बुक का ही क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम आई है, पहले ये समझ लीजिए, रूल अप्लाई करना सीख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हम दो रूल लगा सकते हैं। एक तो कौन सा? राइट हैंड थंब रूल और दूसरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और मैं आपको राइट हैंड थंब रूल भी यहाँ पे मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। तो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू बी एल वी। E इज इक्वल टू बी एल वी। और आपको पता है डायरेक्शन निकालने के लिए हम करते क्या हैं? बताया भी था, E इज इक्वल टू एल इंटू वी क्रॉस बी। E इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट इन दो वेक्टर्स का अगर है तो यहाँ पे भी आपके पास डायरेक्शन आएगी, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो एक बार रूल अप्लाई करके देख लेते हैं। जो राइट हैंड है उसकी फिंगर्स को किसकी डायरेक्शन में सेट कर लीजिए? वी की डायरेक्शन में। तो वी की डायरेक्शन में मैंने सेट कर लिया है। छोटे एंगल से होते हुए बी की तरफ आनी चाहिए। बी कहाँ है? बाहर की तरफ। तो ये उंगलियां छोटे एंगल से, अगर मैं हाथ को ऐसे कर लूँ
तो इधर आना है, क्या ऐसे घूम के आने में छोटा एंगल होगा या ऐसे आने में छोटा एंगल होगा, यानी ऐसे, तो ऐसे तो उंगलियां मुड़ नहीं सकती, इसका मतलब मैं रूल को गलत लगा रहा हूँ। तो क्या करूँ, ऐसे करता करता रूल को कैसे कर दूँ, यानी डाउनवर्ड कर दूँ। कैसे कर दूँ, डाउनवर्ड कर दूँ। समझ गए होगे आप, ये अंगूठा कहाँ आए, नीचे आए। और ऐसे करके देखोगे, देखो आपके पास नोटबुक होगी, तो उस नोटबुक के प्लेन के ऊपर बस आपको ऐसे रख के देखना है, ऐसे हाथ ये रख दिया, वी की डायरेक्शन ये होगी, और ऊपर की तरफ क्या होगा आपका ये, तो जो आपकी नोटबुक है उसके, आप उसको अपने सामने रखोगे उस नोटबुक को, तो आपकी तरफ डायरेक्शन होगी। तो मेरे बोर्ड पे ये डायरेक्शन कहाँ आई, नीचे की तरफ। ये मेरे बोर्ड पे डायरेक्शन कहाँ आई, नीचे की तरफ। और जिस तरफ आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन आई उस तरफ जाती है पॉजिटिव पोलैरिटी, और जिस तरफ आपका जो अपोजिट डायरेक्शन जो बच गई इसकी, उसके ऊपर जाती है नेगेटिव पोलैरिटी। तो ए गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बी गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर हो गया, याद कर लीजिए, हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी लिख लीजिए, रूल अप्लाई करना आपको आना चाहिए। यहाँ से जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी उस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, ये याद रख लीजिए। इस रूल से थंब जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव चार्ज और उसके अपोजिट में होगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर। चलिए इसके ऊपर दूसरा रूल और अप्लाई करके देख लेते हैं, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है, फादर मदर चाइल्ड, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसको मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और आपका जो V है वो है उस तरफ, तो अंगूठा कहाँ आया, नीचे की तरफ। सेम आ रहा है ना, अंगूठा कहाँ आया, नीचे की तरफ। फिर देख लीजिए फादर मदर चाइल्ड, तो कहीं ना कहीं जब ये रूल अप्लाई करना सीखा था तो उसमें देखा था जो V है ये करंट की डायरेक्शन की तरफ लेना है ना, C4 करंट लेते हैं, लेकिन इस रूल में अगर कहीं पे आपको V यूज़ करना पड़ जाए तो ये वहाँ पे V की जगह पे भी आ जाता है। किसकी जगह पे भी आ जाता है, V की जगह पे। अगर कोई कंडक्टर मूव कर रहा हो तो, अगर चार्ज मूव कर रहा हो तो अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो तो ये उसकी डायरेक्शन में हो जाता है मिड फिंगर, और अगर नेगेटिव कर रहा हो तो उसके अपोजिट में। किस, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव को। किसको, पॉजिटिव। अगर चार्ज मूव कर रहा हो तो, अगर कंडक्टर मूव कर रहा हो तो केवल कंडक्टर के मोशन, जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है उसको पॉइंट करेगा। क्लियर। तो A गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड B गेट्स नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए जो आपका जो क्वेश्चन था, एक वो क्वेश्चन मैंने जो असाइनमेंट दिया था उस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 था। तो कई बच्चों ने मेरे पास मैसेज डाला है, कई ने यानी मोस्टली स्टूडेंट्स ने, कि वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको कैसे करें। तो एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ए रोड ऑफ लेंथ L along east west direction is dropped from a height h if B the magnetic field due to earth at that place and angle of dip is q, then what is the magnitude of induced EMF across two ends of the roads when reaches to the earth। तो फॉर्मूला तो वही होता है E इज इक्वल टू B, चलिए ऐसे ही कर देता हूँ इसको, L V क्रॉस P। पहले सबसे पहले बिल्कुल फ्री माइंड से
डायग्राम बनाइए, किसने कहा क्या। चलिए मैं जो मान रहा हूँ इसका ऐसे होता है ईस्ट वेस्ट। अब ईस्ट की तरफ अगर मैं फेस करके खड़ा हो जाऊं तो इधर क्या आएगा, नॉर्थ। ईस्ट की तरफ फेस करोगे तो लेफ्ट हैंड में क्या आना चाहिए, नॉर्थ। तो इधर क्या आ गया, नॉर्थ, और इधर क्या आ गया आपका, साउथ। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर हुई। अब जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है इसके साथ आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो नॉर्थ साउथ है इसके साथ आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। नोट कर लीजिए, नॉर्थ साउथ के साथ आपका जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल और क्या है वो वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ। थोड़ा सा एक बार माइंड को यूज़ कीजिए। जब मैंने ये टॉपिक करवाया था, उस टाइम पे आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और मैंने कल बहुत से बच्चों की नोटबुक चेक की, इस टॉपिक में उन्होंने डायग्राम नहीं बना रखा। तो आप मेरे को ये बताइए कि बिना डायग्राम के आपको क्या पता कि मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहाँ है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हो, एंगल कहाँ है, यही नहीं पता होगा। डेफिनेशन लिखने से क्या फ़ायदा जब आपके पास इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाएगा। और जिसने डायग्राम नहीं बना रखा, मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ के ऊपर कि अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उनके समझ में नहीं आना है। पहले वो मैग्नेटिज्म में वीडियो नंबर 9, मैग्नेटिज्म वीडियो नंबर 9 आप उसको देखिए, और उसके अंदर पहले उस डाउट को क्लियर कीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ होता है, वर्टिकल कहाँ होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, हॉरिजॉन्टल जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है, अर्थ मैग्नेटिक पोल्स कहाँ हैं, ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक जो आपके नॉर्थ साउथ हैं वो कहाँ है, या ईस्ट वेस्ट कहाँ है। जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चंस को टच भी नहीं कर सकते अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो, क्योंकि आपने तो डेफिनेशन लिख के काम खत्म कर दिया। भाई डेफिनेशन तो कोई पूछता ही नहीं पेपर में कोई पूछता ही नहीं। पेपर में तो क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल इसके ऊपर, क्योंकि पेपर आपने देखा भी है पिछली बार का 85% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो आप सोचिए कि आपका ये जो डेफिनेशंस हैं, क्या ये जो बच गया 15%, क्या उस 15% में यही क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं, उसके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आर्टिकल आएंगे उनकी जगह पे। तो ऐसे क्वेश्चन में तो कम बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहा है, तो क्यों देगा थ्योरी का क्वेश्चन, बताइए। कॉन्सेप्चुअल आएगा तो आपका डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ, अगर वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे करोगे? हो ही नहीं सकता। चलिए देखिए, कोशिश करते हैं सोल्व करने की। अब वो कह रहा है कि जो रोड है ना वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे रखी हुई है। आपकी नोटबुक कैसे होगी? ऐसे, है ना। ऐसे अगर मैं कर लूँ, इसको ऐसे लेके आऊँ, सपोज करना, देखिए आपको ऐसे लेके आऊँ तो ईस्ट वेस्ट तो ऐसे रहेगी और नॉर्थ साउथ रहेगी ऐसे, और उसको मैं रोड को ऐसे रख के इसके अंदर गिराऊंगा। तो मैं बता रहा था नॉर्थ साउथ में होगा वर्टिकल और ईस्ट वेस्ट में होगा। इमेजिन कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल में, देखिए एंगल बता रहा है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल का एंगल बता रहा है, वो एंगल ही निकालना बस। यानी मैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को ये ले रहा हूँ तो थोड़ा बहुत एंगल बन जाएगा बस इसके साथ, इधर ऐसा कुछ, जो कि क्या दे रखा है इसने। तो क्या आया आपका, अगर कोई रोड ऐसे गिरेगी, अगर कोई रोड ऊपर से ऐसे गिरेगी और ये है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और इसमें कोई चीज़ ऐसे गिरेगी तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को तो कट करते हुए जाएगी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे और कोई चीज़ गिर भी ऐसे ही रही है। इट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट तो यूज़ नहीं हुए, तो क्या यूज़ हुए? हॉरिजॉन्टल। देखिए माइंड से बिल्कुल अच्छे तरीके से सोचिए। और फिर आप ये क्वेश्चन पहले इसीलिए करवाया है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे, और ये रोड कैसे चल रही है
ऐसे, तो इसको ऐसे क्रॉस करती हुई गई कि नहीं गई, ऐसे क्रॉस करती हुई, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना जरूरी था कि नहीं था। यहाँ पे मैंने बताया था ये सारे आपस में, तीनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने जरूरी होते, तभी रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज रूल अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ गया वहाँ पे जो थर्ड आपकी डायरेक्शन है वो भी उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएगी। अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 का है तो थर्ड के बीच में भी 90 का बनेगा। आप देख लेना अप्लाई करके कहीं पे भी, क्योंकि आपके पास दो एक्सिस आ गए एक्स और वाई, तो थर्ड बच गया जेड। ये हो सकता है जेड नेगेटिव या पॉजिटिव, बस इतना हो सकता है, इसके अलावा कुछ और आंसर नहीं आएगा। अगर ये एंगल इन दोनों के बीच में 90 हुआ तो थर्ड भी 90 होगा, ठीक है। और जब आप सोच रहे हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जहाँ पे लगा दिया, वो तो क्या कहता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मीन्स सोचने वाली बात ही नहीं है, परपेंडिकुलर आपको करना पड़ेगा। तो आइए इसके ऊपर, अब इस क्वेश्चन के ऊपर वापस आ जाइए। ईस्ट वेस्ट मतलब आपकी नोटबुक के हिसाब से ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे, नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा, किसको कट करता हुआ आ रहा है, इस डायरेक्शन को कट करता हुआ आया ना, किसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, किसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। इट मीन्स बी की जगह पे क्या यूज करूंगा, बी की जगह पे क्या यूज करूंगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन्स बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या होता है, कोस क्यू। तो बी की जगह पे क्या यूज करूंगा, ये, बस हो गया आंसर। अब बात आती है वेलोसिटी की, अब बात आती है वेलोसिटी की। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही हो तो उसकी वेलोसिटी होती है √2gh। क्या होती है, √2gh, है ना। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, √2gh के बराबर। तो v की वैल्यू क्या होगी, √2gh। चलिए इस क्रॉस प्रोडक्ट वाले फंडा को खत्म कीजिए, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रख दीजिए, E इज इक्वल टू BH कोस क्यू √2gh। ठीक है भाई, ये आ गया आंसर। तो क्वेश्चन में शायद यही पूछ रखा था कि उसके अंदर जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा, वो हमने बता दिया। EMF इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा, वो हमने यहाँ पे बता दिया है। क्लियर, अरे इतना समझ में आ गया। चलिए शायद तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये कंफर्म है जिन बच्चों ने मैग्नेटिज्म के वीडियो नंबर 9 में फॉर्मेलिटी की है, उसका ये क्लियर होने का कोई मतलब ही नहीं है कि उसको ये समझ में आ जाए। अगर 1% ये लग रहा है आपको कि आ गया, तो वो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि वहाँ से जब तक इस चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती तब तक ये न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आया है। हाँ, ये न्यूमेरिकल अगर पेपर में आ गया तो आप कर सकते हो, बस इतना हुआ है। अगर थोड़ा सा घुमा फिरा दिया फिर गया, ठीक है। इसलिए वीडियो नंबर 9 को अच्छे से वॉच कीजिए, या आपने अगर अच्छे से वॉच करके लिखा है तो पहले जहाँ पे आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है मैग्नेटिज्म वीडियो नंबर 9, ठीक है, वो अर्थ्स मैग्नेटिक कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स के नाम से आपका होगा, है ना, अर्थ से मैग्नेटिक एलिमेंट्स के नाम से या कंपोनेंट्स के नाम से, वहाँ पे आप इस टॉपिक को ढूंढिए। और मेरे वीडियो का था ये मैग्नेटिज्म वीडियो नंबर 9, मैग्नेटिज्म हैज़ 9, ठीक है। वहाँ पे आप देखिए, पहले उस वीडियो को देखिए, वहाँ से एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, ओरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस डायरेक्शन में होते हैं, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ के साथ क्या रिलेशन होता है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, ईजीली समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, जो एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं उसको नोट कर रहा हूँ, है ना। कॉन्सेप्ट को समझने की आपको कोशिश करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अभी मैं देख रहा था कि जो बच्चों ने क्वेश्चन जो भेज रखा था, और एक क्वेश्चन मैंने जो कैपेसिटर वाला दिया था कि ए के ऊपर पॉजिटिव पोलरिटी आई थी जिसमें आंसर में, और बी पे नेगेटिव। अगर हम राइट साइड में खड़े होके, इधर खड़े होके देख रहे थे और इस साइड में खड़े होके देख रहे थे, तो इस साइड में देख रहे थे तो डायरेक्शन बदल रही थी, एक साइड से क्लॉकवाइज तो एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वहाँ पे EMF इंड्यूस्ड हो गया था, ए पॉजिटिव बन गया था, बी नेगेटिव बन गया था। वो क्या था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कुछ
इस तरह से था और इसमें मैंने बताया था क्या बताया था कि आपका ये ए, ये बी और ये ऐसे रखी हुई है ना, प्लेन ऑफ पेपर के ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। और जो ये आपके पास ए और बी है ना, ये कैसे हैं, ये मेरा एक अंगूठा और एक उंगली, और ये बाकी हाथ बच गया, ये क्या बना लूँ मैं, ये लूप बना लूँ। तो ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, ऐसा आप अपनी बुक में करके देख सकते हो, बुक के ऊपर ऐसे हाथ रख के। अब देखिए इसके ऊपर इधर क्या था, इसके ऊपर इधर था आपका साउथ और इधर था नॉर्थ, ये आ रहा था इसकी तरफ। इसमें क्या था, इधर था साउथ और इधर था नॉर्थ, ये भी इसकी तरफ आ रहा था, ऐसा ही था। ऐसे देखते रहिए, इधर आया, इधर आया, इधर क्या आएगा साउथ, उस साइड से देखोगे, उसी साइड से देखना है, यहीं पे खड़े हो जाइए और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा साउथ। साउथ मतलब क्लॉकवाइज, उधर जाके क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दीजिए, उधर जाके क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दीजिए, उधर जाके क्या बना दीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब इधर से देखोगे इधर जाके तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना देनी है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उंगली क्या थी ए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है मेरा हाथ, उंगली क्या थी ए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ए मतलब क्या बन गया पॉजिटिव, अभी कंफर्म हुआ नहीं है भाई, इसके हिसाब से तो पॉजिटिव बन लिया, ठीक है। अब इसके हिसाब से और देख लेता हूँ ना, ये पॉजिटिव तभी रहेगा जब ये भी इसका साथ देगा, या अपोज करेगा तो कैंसिल हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। अब इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आके खड़े हो जाइए, अब आप हाथ को ऐसे ही रखना है। अब ये नॉर्थ इसके नज़दीक जा रहा है तो इस तरफ डायरेक्शन क्या आएगी, यानी यहाँ पे नॉर्थ क्रिएट होगा, नॉर्थ नज़दीक आएगा तो नॉर्थ ही क्रिएट होगा, क्योंकि नॉर्थ एक दूसरे का रिपेल करते हैं। तो जो EMF इंड्यूस्ड है वो तभी तो होगा जब इसका अपोज होगा। चलिए, तो यहाँ पे नॉर्थ क्रिएट होगा, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं देख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर से देखूंगा तो ये बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, ये तो ये क्या था ए, ये भी इसका साथ दे रहा है, ए ये भी कह रहा है ए से बी, क्या होगा ए से बी, ए से बी, और उधर से देख रहा था वो भी क्या कह रहा था, क्या होगा ए से बी, ऐसे ये ए से पीछे गया, पीछे गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, ए से बी, ए से बी, यानी दोनों ही साथ दे रहे हैं, और दोनों ही क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ इंक्रीज, दोनों केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता तो क्या होता, अगर यहाँ पे ऐसा होता तो क्या, दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, लेकिन एक के कारण ए बन रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं तो ए बन रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं तो ए बन रहा है नेगेटिव। इट मीन्स EMF इतना ही उसके कारण इंड्यूस्ड हुआ, इतना ही इसके कारण, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, नेट इंड्यूस्ड EMF विल बी जीरो, EMF इंड्यूस्ड नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो फिर ऐसा कर देता हूँ, ऐसा करने से तो इंड्यूस्ड EMF हो जाना चाहिए। देखिए अगर वो नज़दीक आएगा, उस साइड से देखोगे तो क्या बन रही थी, साउथ मतलब क्लॉकवाइज, यानी ये पॉजिटिव बन रहा था। इधर से देख के दूर जा रहा है तो इधर क्या बनेगा नॉर्थ, इधर से खड़े होके देखेंगे तो इधर से खड़े होके, तो ये कह रहा है कि ये पॉजिटिव, यानी यहाँ से तो काम बन गया। दोनों कह रहे हैं कि ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आएगा, तो लिख दूं क्या ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। सोचो, इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ बोथ द मैग्नेट्स with respect to coil is equal in magnitude, in this figure the magnitude of velocity of both the magnets with respect to this coil is same, then the amount of magnetic flux which is increased by this magnet, the same amount is decreased by
दिस मैग्नेट। इतना इसने इंक्रीज किया, इतना इसने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब सही बात है कि नहीं है? ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, ये कह रहा है कि डिक्रीज होगा। जितना उसने बढ़ाया इतना इसने घटा दिया, इतना इसने घटा दिया, तो नेट ईएमएफ इज 0, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। बड़े दिमाग से क्वेश्चन को करना है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये करवा दिया आपने तुक्का मार दिया, ऐसा ही ऐसा ही इसमें हो जाए, नहीं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसको अप्लाई करके देखना है और फिर आंसर देना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें, और जो नीट या का एग्ज़ाम होता था पहले, आजकल एक ही होने लग गया है आपका एम्स वाला, जो पहले अलग अलग होते थे नीट के और एम्स के, अब एक ही होने लग गया है, आपका नीट का ही होता है। तो उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन एक आता है, किससे रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड, या फिर वो एक और बताया था ना आपका, स्विच ऑन ऑफ करने पे बल्ब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, जिसमें कोई लगाई थी ऊपर, अरे करवाया था ना। हाँ, उन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, उन दोनों टाइप में से एक टाइप आती है। तो जो बच्चे चाहते हैं, और एक क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में भी आता है ना, फाइनल एग्ज़ाम में भी, तो सभी बच्चे ऐसे क्वेश्चंस की ट्राई ज़रूर करें, ऐसे क्वेश्चन सभी को आने चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और जो बच्चों ने डाला था, वो आपका जो असाइनमेंट था उसका क्वेश्चन नंबर 1 था, जो असाइनमेंट था उसका क्वेश्चन नंबर 1 था। तो एक बार देख लेते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ कि क्या था। तो क्वेश्चन आपका गिवन है, स्केच द चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कोमा ईएमएफ, कोमा फोर्स एंड पावर लॉस विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन ए कंडक्टिंग रोड PB of resistance R and length L moves freely to and fro with velocity V on a rectangular conductor placed in uniform magnetic field directed perpendicular outward to the plane of paper as shown in figure। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है तो वो लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप उसको ओपन कर लीजिए। जो मैंने असाइनमेंट दिया था आपको कल परसों में, उसमें आपका, हाँ कल नहीं परसों दिया था ना, परसों के वीडियो में देखा था असाइनमेंट, तो उसमें आप क्वेश्चन दिया था, तो वहाँ आप निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो। पहले तो डायग्राम को अच्छे से देखिए, डायग्राम को जैसा है वैसा का वैसा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड था वो केवल यहाँ तक था, यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है आपका, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका है, आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, है ना। यहाँ पे गिवन था x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये पॉइंट गिवन था x इज इक्वल टू b, और ये पॉइंट गिवन था आपका x इज इक्वल टू 2b, है ना। अच्छे से बना लीजिए कहाँ से आपका ये जो है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है। यहाँ पे जो कंडक्टिंग रोड है वो शो कर रखी थी इस पॉइंट पे, इसको नाम दे रखा था PB। क्या नाम दे रखा था, PB, इसको नाम दे रखा था। ये आपके होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बाकी जो 2 पॉइंट बच गए ये भी आपके गिवन थे डायग्राम में, A ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन था। तो अब देखिए ये कह रहा है कि जो PB है ना ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो। तो सबसे पहले जो x की वैल्यू है इसके केसेस बना देते हैं, इसके 2 केस बनेंगे, हर के लिए 2 केस बनने हैं। तो x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी,
0 या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी, x की वैल्यू b से छोटी, x की वैल्यू b से छोटी। दूसरा केस, x की वैल्यू b या b से बड़ी, b या b से बड़ी, लेकिन छोटी रहनी चाहिए किससे, 2b से। एक केस तो ये बनेगा, एक केस बनेगा ये। अब इन केसेस में एक बार रोड इधर से इधर जाएगी और एक बार इधर से इधर आएगी। तो इट मीन्स मेरे को जो x एक्सिस है उस पे जो चीज़ शो करनी होती है वो होता है टाइम। उस पे क्या शो करना होता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए मेरे को पॉइंट्स मिल गए हैं, टाइम पीरियड के लिए मेरे को पॉइंट्स मिल गए हैं। तो पॉइंट्स मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये आपका 0, एक्स एक्सिस पे आपका क्या बनेगा 0, उसके बाद मैं मान के चलूँगा b, उसके बाद 2b, उसके बाद हो गया पूरा, फिर वापस आएगा, फिर b और फिर कहाँ जाएगा 0 पे, है ना। टाइम एक्सिस में ऐसा ही होगा, फिर कहाँ जाएगा 0 पे। बताइए ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू। अब 1 बाई 1 वाई एक्सिस पे जो जो चीज़ आपने पास गिवन है वो 1 बाई 1 हम शो करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसने पूछा है किसका स्केच बनाना है, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BL(x), है ना, BL(x), मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BL(x). अब ये जो BL(x) है ना, ये आपका कहाँ पे होगा, BL(x) और आपका BL(b), ये दो वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे बनने वाली हैं। देखिए इफ़ मैग्नेटिक थोड़ा सोचिए क्वेश्चन के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेज विद x अप टू x इज इक्वल टू b, अप टू x इज इक्वल टू b। यहाँ पे रोड थी, है ना, रेक्टेंगुलर कोइल के अंदर अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी एरिया लेना होता है। अगर आगे चलूँगा तो इसके अंदर का एरिया कहाँ तक बढ़ेगा, B तक पहुँचूँगा तब तक बढ़ेगा। सही बात है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजेज अप टू B, उसके बाद इससे आगे चाहे वो चलता रहे, मैग्नेटिक फ्लक्स तो इतना ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम्स कांस्टेंट व्हेन रोड मूव्स x इज इक्वल टू 2b। कहाँ तक मूव करेगा, जब तक x इज इक्वल टू 2b। अब देखिए नाउ द रोड मूव्स लेफ्ट साइड, पहले कहाँ गया, इस साइड में, किस वेलोसिटी से, v से, यहाँ तक गया, यहीं से वापस आ गया v वेलोसिटी से। अब कहाँ से चलना शुरू होगा, x इज इक्वल टू 2b से। देन अगेन द मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट व्हेन x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू 2b से x इज इक्वल टू b तक फिर दोबारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, एंड डिक्रीजेज फ्रॉम x इज इक्वल टू x, डिक्रीजेज होगा कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 तक, ठीक है, एंड बिकम्स 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 आपका x इज इक्वल टू 0 पे होगा, 0x इज इक्वल टू 0 पे होगा। चलिए ये तो मैं छोड़ता हूँ, शुरुआत करता हूँ यहाँ पे इस डायग्राम में शो करने की। देखिए x इज इक्वल टू 0, ये वाला x इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 0 इधर जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीजेज कब तक, b तक, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजेज अप टू b कर दिया। नाउ b से
2b तक जाएगा, b से 2b तक जाएगा, तब तक आपका कांस्टेंट रहेगा। 2b से वापस b तक आएगा, वहाँ भी आपका कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पहुँच चुके हो, यहाँ से वापस इधर आएगा, b से x इज इक्वल टू 0 पे जाएगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल विल डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। इधर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इधर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अरे इतना समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपके पास मैंने कहा था 2 केस बनेंगे, इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा, इसके लिए क्या रहेगा। तो इस केस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स आपका हो गया है BLX, और इस केस के लिए अगर देखूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कितना हो गया है, BLB। B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये क्या है, L इंटू में X, L क्या थी इसकी, लेंथ, और ये क्या है, ब्रेड्थ। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ द लूप। तो देख लीजिए यहाँ पे इस केस के लिए लूप का एरिया क्या हो रहा है, ये, तो यहाँ तक की लेंथ कितनी, B, और ये कितना है, L, तो एरिया कितना होगा, B इंटू में L, सॉरी ये क्या है आपका, BLX। चलिए इस, हाँ ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, BLX, और उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, BLB, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया ऑफ द लूप हमने ले लिया, जिसका हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इस देखिए यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे हैं कि आना B था, नहीं, ये लेस देन B से कम रखना है, B से कम रखना है, ठीक है, B से कम रखना है। यहाँ पे आपका 2B से कम रखना है, इज इक्वल टू B हो सकता है, इज इक्वल टू B हो सकता है, B से कम रखना है, ठीक है। तो एरिया कितना यूज़ होता है, जितना मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B तक ही था, तो इतनी ही लेंथ हम लेंगे। इसमें मैंने x क्यों लिया, इसमें मैंने x क्यों लिया, क्योंकि ये वैल्यू आपकी यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी। तो कहाँ वेरी कर रही है, x एक्सिस में वेरी कर रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या लिया है, x हमने ले लिया है। चलिए उसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ये डायग्राम समझ में आ गया, ये डायग्राम आपका समझ में आना जरूरी है, क्योंकि इसमें स्केच, ये तो पूछा ही नहीं कितना होगा, ये तो पूछा ही नहीं, ये नहीं पूछ रखा है, ये नहीं पूछ रखा है, ये बनाना पूछा है, ये आना चाहिए पेपर में। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आपको ये समझ में आया। इससे मैथमेटिकल नहीं निकालोगे तब तक आपका ये आएगा नहीं, तो वो उसको कोई लेना देना नहीं, आप मैथमेटिकल निकालो चाहिए ना, उसको तो केवल ये चाहिए, उसको तो केवल क्या चाहिए, ये चाहिए। चलिए उसके बाद ये कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के साथ आप ग्राफ बना के दिखाइए। तो एक साइड में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, BLV। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में इस साइड में क्या ले रहा हूँ, E इज इक्वल टू BLV, और इधर क्या ले रहा हूँ, टाइम। टाइम के वही आपके 4 वेरिएशन आपको लेने हैं। एक तो क्या, इधर x इज इक्वल टू B, x इज इक्वल टू 2B, फिर दोबारा x इज इक्वल टू B, और फिर आपका वापस आते समय x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू B, x इज इक्वल टू 2B, और x इज इक्वल टू B, और ये x इज इक्वल टू 0।
x is equal to 0. EMF is induced only when magnetic flux link with the coil is changes. Only when magnetic flux link with the coil is changes. यानी E is equal to minus of d phi by dt. E is equal to minus of d phi by dt. क्लियर है? तो क्या करोगे यहाँ पे ये वैल्यू हम लिख देंगे। तो एक साइड में तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, एक साइड में रहेगी नेगेटिव, बस इतना आपको याद रखना है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये रहेगी पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पे आपका E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन में डी टी, और ये जो BLV है ये एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, BLV है ये आपका क्या रह जाएगा, एज इट इज़ रह जाएगा। क्या है यहाँ पे, सॉरी फाई की जगह पे पहला केस क्या था, BLX। तो ये क्या बन गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ BLV। क्यों, माइनस ऑफ dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस v। ठीक है, तो ये आ गया माइनस BLV। तो इसकी वैल्यू माइनस में होगी, इसमें होगी माइनस में होगी, तो माइनस आएगा y एक्सिस पे नीचे की तरफ, यहाँ तक होगी इतनी, यहाँ तक होगी इतनी। उसके बाद आगे B से और 2B तक, B से और 2B तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा, 0 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कहाँ से, ग्रेटर देन इज इक्वल टू b और लेस देन इज टू b। यहाँ तक e की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल चेंज नहीं हो रहा, तो ये आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ तक आपका ये क्या रहेगा, यहाँ तक इसको डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ तक रहेगा 0। उसके बाद इस अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इधर जाएगा, इसी से इधर जाना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे रिजल्ट तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन अपोजिट के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना फ़र्क है, बाकी सब कुछ। मैग्नीट्यूड इसका भी BLV है और इधर भी आपका मैग्नीट्यूड BLV होगा। मैग्नीट्यूड दोनों तरफ आपका क्या रहेगा, सेम। सिमिलरली आगे का जो पोर्शन है आपको अपने आप कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही ग्राफ्स आपको बनाने हैं। सेम ग्राफ आपका आएगा, थर्ड पार्ट क्या पूछा था, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। तो उसका फॉर्मूला भी आपके पास क्या होता है, BIL, और I की जगह पे क्या लिख दोगे, I की जगह पे क्या लिख दोगे, E अपॉन में R। तो इंड्यूस्ड EMF अपॉन में R। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ B स्क्वेयर L स्क्वेयर V अपॉन R, माइनस ऑफ B स्क्वेयर L स्क्वेयर V अपॉन में R। तो सेम आपका आएगा, केवल और केवल एक जगह आपका क्या आ जाएगा, इधर माइनस क्या आएगा, B स्क्वेयर L स्क्वेयर V अपॉन R, और ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का B स्क्वेयर L स्क्वेयर V अपॉन R। ठीक है, उसके बाद आपको फोर्थ पार्ट निकालना है, पावर लॉस, और पावर होता है P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। I स्क्वेयर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, E स्क्वेयर अपॉन में R स्क्वेयर। तो आपका क्या होता है, P पावर लॉस ही था ना, पावर, हाँ पावर लॉस ही है, वो क्या था, I स्क्वेयर R। I की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, E स्क्वेयर अपॉन में R स्क्वेयर इंटू R से R कैंसिल इज इक्वल टू E स्क्वेयर बाई R। मीन्स इसमें E का स्क्वेयर करना है, तो E का स्क्वेयर करोगे तो एक वैल्यू आई थी नेगेटिव, एक आई थी पॉजिटिव, तो दोनों ही क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो पावर लॉस में जो डायग्राम है वो दोनों केसेस में यहाँ पे ये आपका 0 रहेगा सेम, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, ये डायग्राम बनाने हैं, आज ही मेरे से आंसर शेयर करने हैं, जो आपका ग्राफ बनेगा उसका। इसके अलावा अगर कोई और आपकी प्रॉब्लम रहेगी हो तो ज़रूर शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो में इसका भी सॉल्यूशन हम करेंगे। शायद किसी बच्चे ने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और पूछी थी, मेरे याद नहीं है किसने पूछी थी वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी क्या, लेकिन मैंने ये कह दिया था कि वीडियो में आपको कल मिल जाएगी।
क्या पता इनमें से थी या कोई और थी। अगर इनमें से थी तो आप देख लीजिए, अगर और थी तो प्लीज़ आप मेरे को एक बार फिर दोबारा रिमाइंड करवा दीजिए कि आपका न्यूमेरिकल क्या था। ठीक है, एक बार मैसेज भेज दीजिए। और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि मैंने सीन नहीं किया या नहीं आंसर मिल पाया, अगर आंसर नहीं मिले, सीन भी हो जाए, आंसर नहीं मिले, इट मीन्स मैंने उसको नहीं देखा है। ठीक है, हाँ, फिर या कॉल से याद दिला देना। कोशिश करूँगा कि मैं देखता रहूँ बार बार मैसेजेस को, लेकिन हो सकता है कि हमारी ड्यूटी फील्ड में लगी हुई है तो ना भी देखा जाए, तो आप कॉल करके याद दिला देना। कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।